Greetings everyone. Today we will study about the topic discharge of surety from liability. The term discharge means to release the primary liabilities of the principal debtor and the secondary liabilities of the surety. जो प्राइमरी लाइबिलिटी होती है वो प्रिंसिपल डेटर की होती है और जो सेकेंडरी लाइबिलिटी होती है वो श्योरिटी की होती है. A surety is said to discharge from his liability if his liability to perform the promise in case of a default by the principal debtor comes to an end. श्योरिटी की जो लाइबिलिटी होती है वो तब डिस्चार्ज हो जाती है जब जो प्रिंसिपल डेटर हो उसने जो उसका प्रॉमिस रहा हो काम करने का वो फुलफिल हो जाता है, तो उस केस में श्योरिटी की जो लाइबिलिटी होती है वो डिस्चार्ज हो जाती है. मोड्स बाय विच द लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज डिस्चार्ज. नोटिस ऑफ रिवोकेशन सेक्शन 130. सेक्शन 130 में बताया गया है कि नोटिस से के द्वारा कैसे लाइबिलिटी को डिस्चार्ज किया जा सकता है श्योरिटी की. ए कंटिन्यूइंग गारंटी में एट एनी टाइम बी रिवोक्ड बाय द श्योरिटी. एक कंटिन्यूइंग गारंटी जो होती है किसी भी टाइम पर रिवोक की जा सकती है श्योरिटी के द्वारा. एज टू फ्यूचर ट्रांजेक्शन के लिए बाय द नोटिस और टू द क्रेडिटर को नोटिस देके जो लाइबिलिटी होती है श्योरिटी की उसे हम रिवोक कर सकते हैं. द श्योरिटी शैल हाउएवर कंटिन्यू टू रिमेन लाइबल फॉर द ट्रांजेक्शन एंटर्ड इनटू द प्रियर टू द नोटिस. मतलब नोटिस देने से पहले जो सारे ट्रांजेक्शन हुए होंगे उसके लिए श्योरिटी को लाइबल होना पड़ेगा. फ्यूचर में जो होंगे उसके लिए नहीं होगा बट पास्ट वाले के लिए होगा. एग्जाम्पल, ए एक्ट्स एज अ श्योरिटी फॉर बीज लोन फ्रॉम XYZ बैंक. ए जो है एक श्योरिटी की तरह बी के लिए काम कर रहा है. XYZ बैंक में लोन लिया है बी ने. तो ए नाउ डिसाइड्स टू रिवोक हिज श्योरिटीशिप एंड सेंड्स अ रिटन नोटिस टू द बैंक अबाउट हिज डिसीजन. ए लेकिन अब चाहता है कि वो रिवोक कर ले, अब श्योरिटीशिप को अपने रिवोक कर ले, वापस ले ले, तो बैंक को एक नोटिस भेजता है, रिटन नोटिस. आफ्टर रिसीविंग द नोटिस बैंक इज लीगली ऑब्लिगेटेड टू रिलीज ए फ्रॉम हिज श्योरिटीशिप. उस नोटिस को मिलने के बाद बैंक लीगली बाइंड हो जाता है कि उस ए को श्योरिटीशिप से रिलीज कर दे. फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीविंग द नोटिस ए इज़ नो लॉन्गर लाइबल एज अ श्योरिटी फॉर बीज लोन ऑब्लिगेशन टू XYZ बैंक. जिस दिन नोटिस मिल गई है उसके बाद से ए किसी भी लोन के लिए बी के किसी भी लोन के लिए लाइबल नहीं होगा XYZ बैंक में. सेकेंड, डेथ ऑफ श्योरिटी सेक्शन 131. In case of continuing guarantee, the death of a surety also discharges him from the liability as regards transaction after his death. कंटिन्यूइंग गारंटी में जो श्योरिटी होता है उसके डेथ के बाद में उसकी जितनी भी लाइबिलिटीज़ होती है वो सारी डिस्चार्ज हो जाती है उसके डेथ के बाद के जितने भी ट्रांजेक्शन होने वाले होते हैं उसके लिए. देयर इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी. अनलेस वहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट हो कि उसकी लाइबिलिटी होगी या नहीं होगी उसके लिए. The deceased surety's estate will not be liable for any transaction entered into after his death. जो श्योरिटी जिसकी डेथ हो गई है वो किसी भी ट्रांजेक्शन के लिए जो उसके डेथ के बाद हुआ उसके लिए लाइबल नहीं होगा. इवन इफ़ द क्रेडिटर हैज़ नो नोटिस ऑफ द डेथ. चाहे क्रेडिटर के पास नोटिस हो उसके डेथ की श्योरिटी की या ना हो उसके, लेकिन श्योरिटी लाइबल नहीं होगा किसी भी ट्रांजेक्शन के लिए उसके डेथ के बाद. थर्ड देखते हैं, वेरिएंस इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 133 डिफाइंस इट. Any variance made without the surety is concerned in the term of contract between the principal debtor and the creditor discharges the surety as to the transaction subsequent to the variance. इसका मतलब ये है कि अगर प्रिंसिपल डेटर के और क्रेडिटर के बीच में कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है जिससे उनका पुराना वाला कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो जाता है, वो कोई वेरिएंस आ जाता है, चेंज हो जाता है उनके कॉन्ट्रैक्ट में और उसमें श्योरिटी की कोई कंसेंट ना हो, श्योरिटी का इन्वॉल्वमेंट ना हो, तो उस केस में श्योरिटी की लाइबिलिटी डिस्चार्ज हो जाती है क्योंकि उसको कुछ पता ही नहीं था, नया कॉन्ट्रैक्ट बन गया है. एग्जाम्पल देखते हैं, लेट एक्स एग्रीज टू बी अ श्योरिटी फॉर अ लोन विथ स्पेसिफिक टर्म्स आउटलाइन इन द कॉन्ट्रैक्ट. एक्स जो है वो एक लोन के लिए श्योरिटी बनने के लिए एग्री करता है कॉन्ट्रैक्ट में. लेटर द लेंडर एंड द बोरर मॉडिफाई द टर्म्स विदाउट एक्स कंसेंट अल्टरिंग द ओरिजिनल एग्रीमेंट. बाद में लेंडर और बोरोवर जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट को मॉडिफाई कर देते हैं, उसमें कुछ चेंजेस ला देते हैं विदाउट एक्स को बताए बिना. इन दिस केस एक्स कुड बी डिस्चार्ज फ्रॉम हिज श्योरिटी ऑब्लिगेशन बिकॉज द कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स हैव चेंज सिग्निफिकेंटली विदाउट हिज इन्वॉल्वमेंट. इस केस में वो एक्स अपनी लाइबिलिटी हटा सकता है, डिस्चार्ज कर सकता है, एक्स की लाइबिलिटी डिस्चार्ज हो जाएगी वो क्योंकि उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट में चेंज है उसमें उसकी कोई इन्वॉल्वमेंट थी नहीं, तो उसका नया कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, फिर उसमें एक्स की कोई लाइबिलिटी होगी नहीं, एक्स डिस्चार्ज हो जाएगा, उसकी लाइबिलिटी डिस्चार्ज कर दी जाएगी इसमें. फोर्थ, रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर सेक्शन 134 डिफाइंस इट. The surety is discharged by any contract between the creditor and the principal debtor by which the principal debtor is released. श्योरिटी तब डिस्चार्ज हो जाता है जब प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट बन जाए जिसके द्वारा प्रिंसिपल डेटर रिलीज हो जाता है. एनी रिलीज ऑफ द प्रिंसिपल डेटर इज अ रिलीज ऑफ श्योरिटी ऑल्सो. अगर प्रिंसिपल डेटर रिलीज हो जा रहा है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में तो श्योरिटी ऑटोमेटिकली अपने आप रिलीज हो जाएगा.
The surety is also discharged by any act or omission of the creditor, the legal consequence of which is the discharge of the principal debtor. श्योरिटी तब भी डिस्चार्ज होता है कभी कभी अगर क्रेडिटर के द्वारा ऐसा एक्ट किया हो या ओमिशन हो ऐसा जिसके थ्रू प्रिंसिपल डेटर डिस्चार्ज हो जाए, तो उस केस में भी श्योरिटी भी डिस्चार्ज हो जाता है। एग्जाम्पल एक देखते हैं। ए को साइंस अ लोन फॉर अ फ्रेंड एंड द फ्रेंड पेज ऑफ द लोन और इज रिलीज फ्रॉम इट थ्रू सम लीगल प्रोसेस। ए जो है अपने फ्रेंड के लिए लोन साइन करता है और जो फ्रेंड है वो लोन को या तो पे कर देता है या फिर उसमें किसी लीगल प्रोसेस के थ्रू उससे रिलीज हो जाता है, वो उसका लोन खत्म हो जाता है जो अमाउंट रहता है। द श्योरिटी इज़ नो लॉन्गर बाउंड बाय द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट। फिर इस केस में जो श्योरिटी होगा उस ज़्यादा वो आगे बाउंड नहीं रहेगा किसी भी एग्रीमेंट के लिए। दिस डिस्चार्ज ऑफ द प्रिंसिपल डेटर इफेक्टिवली रिलीजेज द श्योरिटी फ्रॉम देयर ऑब्लिगेशन। तो जो डिस्चार्ज इस प्रिंसिपल डेटर डिस्चार्ज होगा इस केस में, तो उसके बाद में श्योरिटी भी ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाएगा। मतलब कि अगर प्रिंसिपल डेटर डिस्चार्ज हो जा रहा है किसी भी एक्ट हो या ओमिशन की वजह से, तो श्योरिटी ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाएगा। फिफ्थ, अरेंजमेंट बाय क्रेडिटर विद द प्रिंसिपल डेटर विदाउट श्योरिटीज कंसेंट। सेक्शन 135, where the creditor without the consent of the surety makes an arrangement with the principal debtor for composition or promise to give him time or not to sue him, the surety will be discharged। ऐसे केस में जहाँ पे क्रेडिटर श्योरिटी के कंसेंट के बिना एक अरेंजमेंट कर लेता है प्रिंसिपल डेटर के साथ, उसको टाइम दे देता है, कंपोजिशन देता है ऐसा कि उसको स्यू नहीं करेगा, उसके ऊपर केस नहीं करेगा प्रिंसिपल डेटर के ऊपर क्रेडिटर, तो उस केस में श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होता, क्योंकि उस केस में श्योरिटी कंसेंट ही नहीं थी, तो उस केस में श्योरिटी का डिस्चार्ज होने कोई वही नहीं रहता। श्योरिटी विल नॉट बी डिस्चार्ज इन द फॉलोइंग केस। फर्स्ट, श्योरिटी नॉट डिस्चार्ज व्हेन एग्रीमेंट मेड विद द थर्ड पर्सन टू गिव टाइम टू प्रिंसिपल डेटर, इट इज़ डिफाइंड इन सेक्शन 136। श्योरिटी तब नहीं डिस्चार्ज होगा जब कोई क्रेडिटर ने किसी एग्रीमेंट बनाया हो किसी थर्ड पर्सन के साथ प्रिंसिपल डेटर को टाइम देने के लिए, तो उस केस में श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा। सेकेंड केस, क्रेडिटर्स फॉरबिडेंस टू स्यू डज नॉट डिस्चार्ज श्योरिटी। सेक्शन 137 में डिफाइंड है कि क्रेडिटर ने अगर उसको प्रिंसिपल डेटर को स्यू नहीं किया है, किसी उसने स्यू करना चाहिए था बट उसने उस केस में किया नहीं है, तो उस केस में श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं हो पाएगा। थर्ड, रिलीज ऑफ वन को श्योरिटी डज नॉट डिस्चार्ज अदर। सेक्शन 137 में डिफाइंड है कि अगर एक को श्योरिटी ने लीव कर दिया तो बाकी की जो श्योरिटीज़ होंगी क्यों श्योरिटीज़ होंगे वो डिस्चार्ज नहीं होंगे। सिक्स्थ, क्रेडिटर्स एक्ट और ओमिशन on impairing surety's eventual remedy, section 139. If the creditor does any act which is inconsistent with the rights of the surety or omits to do any act which his duty to the surety requires him to do, and the eventual remedy of the surety himself against the principal debtor is thereby impaired, the surety is discharged। मतलब क्रेडिटर को जो श्योरिटी रहता है कोई कंडीशन रख देता है कि क्रेडिटर को इस केस में कोई ड्यूटी होगी या उसके कुछ ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी होगी, कुछ उसको राइट्स होंगे श्योरिटी को करने होंगे, बट अगर क्रेडिटर उस केस में फेल हो जाता है कि वो अपनी ड्यूटीज़ को फुलफिल नहीं कर पाता है, तो उस केस में श्योरिटी जो होता है उसको डिस्चार्ज होना पड़ता है। और फिर इस केस में ऐसे केस में प्रिंसिपल डेटर जो होता है वो भी उसका भी जो ड्यूटीज़ रहती है श्योरिटी के साथ रिलेशन रहता है वो ख़त्म हो जाता है, तो फिर श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। इफ़ वन गारंटी अ फ्रेंड्स लोन विद द कंडीशन दैट दे प्रोवाइड कोलेट्रल। अगर कोई गारंटी करता है फ्रेंड्स को लोन विद द कंडीशन दैट दे प्रोवाइड अ कोलेट्रल, इफ द क्रेडिटर फेल्स टू प्रॉपरली सिक्योर द कोलेट्रल impairing your ability to recover the amount owed in case of default, you could be discharged from your surety obligation due to the creditor's negligence। एक केस में गारंटी के रूप में जो श्योरिटी होता है अपने फ्रेंड का, वो कोई कोलेट्रल रख देता है, कोई सामान प्रोवाइड कर देता है, बट अगर ऐसे केस में जो क्रेडिटर होता है वो सामान को अच्छे से रख नहीं पाता है, उसकी केयर नहीं कर पाता है जितनी केयर करनी चाहिए, तो उस केस में जो अमाउंट होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट रिकवर करने के लिए उसके लिए श्योरिटी लाइबल नहीं होता है, क्योंकि श्योरिटी ने अपना काम किया बट वो जो नुकसान हुआ क्रेडिटर के नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है, तो ऐसे केस में श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता है। सेवेंथ, लॉस ऑफ सिक्योरिटी। सेक्शन 141 डिफाइंस इट। इफ द क्रेडिटर loses or without the consent of the surety parts with any security given to him at the time of the contract of guarantee, the surety is discharged from the liability to the extent of the value of security। The word loss here means loss because of carelessness or negligence। If the creditor loses or without the consent of the surety, अगर क्रेडिटर विदाउट श्योरिटी के कंसेंट की वजह से कुछ लॉस हो जाता है, उसको लॉस हो जाता है, पार्ट्स विथ एनी सिक्योरिटी गिवन टू हिम, जो सिक्योरिटी होता है उसमें कुछ लॉस हो जाता है, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी द श्योरिटी डिस्चार्ज, फिर जो गारंटी के टाइम पे जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उस टाइम पे श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता है लाइबिलिटी से। द वर्ड लॉस हेयर मीन्स द लॉस बिकॉज ऑफ केयरलेसनेस और नेग्लिजेंस। मीन अगर
कोई सामान हो, कोलेट्रल हो, जैसे कि उसको नेग्लिजेंस होता है, केयरलेसनेस की वजह से उसका नुकसान हो जाता है, तो उसके लिए श्योरिटी लाइबल नहीं होगा। एग्जाम्पल, ए को साइंस अ लोन फॉर अ फ्रेंड एंड अ सिक्योरिटी दे प्लेस देयर कार। ए ने लोन अपने फ्रेंड के लिए एक लोन को साइन किया जिसमें उसने अपनी कार को प्लेज के रूप में रख दिया। इफ़ इन एन एक्सीडेंट द कार इज डिस्ट्रॉयड एंड देयर इज नो इंश्योरेंस कवरेज टू कवर द लोन अमाउंट, द सिक्योरिटी इज लॉस्ट। अगर कार का एक्सीडेंट हो जाता है और जो कोई उसके पास कार का कोई इंश्योरेंस नहीं है जिससे कि लोन का अमाउंट कवर किया जा सके, तो ऐसे केस में सिक्योरिटी लॉस्ट हो जाती है, सिक्योरिटी खत्म हो जाती है। इन दिस केस यू कुड बी डिस्चार्ज फ्रॉम योर श्योरिटी ऑब्लिगेशन बिकॉज द कोलेट्रल दैट सिक्योर्ड लोन इज नो लॉन्गर अवेलेबल टू कवर दैट अप। तो ऐसे केस में जो श्योरिटी होगा वो डिस्चार्ज हो जाएगा, क्योंकि जो कोलेट्रल रखा गया था वो अब रहा ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं रहा, तो इस केस में श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता है। 8th, invalidation of the contract of guarantee in between the creditor and the surety. A surety is also discharged from the liability when the contract of guarantee in between the creditor and the surety is invalid. श्योरिटी तब भी डिस्चार्ज हो जाता है जिस केस में जो कॉन्ट्रैक्ट बना हो क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच में वो इनवैलिड हो। इनवैलिड कब कब हो सकता है वो देख लेते हैं। पहला केस, वेयर द गारंटी हैज़ बीन ऑब्टेन्ड बाय मीन्स ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड और कीपिंग साइलेंस एज टू मटेरियल पार्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन बाय द क्रेडिटर्स नॉलेज एंड एसेट। सेक्शन 142 और 143 में डिफाइंड है कि अगर जो गारंटी हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट बना है, उसमें कोई मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ हो, फ्रॉड हुआ हो या साइलेंस रखा गया, कोई उसमें उसके बारे में अच्छे से बताया ना गया और मटेरियल पार्ट के बारे में डिफाइन ना किया गया कि क्या है कैसा है, तो उस केस में जो होता है कि वो इनवैलिड माना जाएगा गारंटी। सेकंड केस होगा, वेयर अ पर्सन गिव्स अ गारंटी अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट द क्रेडिटर शैल नॉट एक्ट अपॉन इट until another person has joined in it as co-surety. The guarantee is not valid if that person does not join. सेक्शन 144 बताता है कि गारंटी में अगर डिफाइंड है कि क्रेडिटर तब तक एक्ट नहीं करेगा गारंटी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जब तक उसमें कोई श्योरिटी के साथ को-श्योरिटी ज्वाइन ना हो जाए। बट अगर ऐसे केस में को-श्योरिटी ज्वाइन नहीं होती है तो वो वैलिड नहीं होगा, इनवैलिड माना जाएगा, वो गारंटी इनवैलिड मानी जाएगी। थर्ड केस, वेयर इट लैक्स वन और मोर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल, श्योरिटी इज इनकम्प्लीटेड टू कॉन्ट्रैक्ट और द ऑब्जेक्ट इज इलीगल। ऐसे केस में जहाँ पे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ना बन पा रहा हो, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स फुलफिल ना हो पा रहे हैं। सपोज ऐसे एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है उस वो में ऑब्जेक्ट जो है वो इलीगल है, तो ऐसे केस में जो कॉन्ट्रैक्ट होगा गारंटी का इनवैलिड माना जाएगा और ऐसे केस में श्योरिटी की जो लायबिलिटी होती है वो डिस्चार्ज हो जाती है।